बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन जी, बहुत बड़ी खबरें हैं। अमेरिका का इलेक्शन भी जो है वो आज का दिन है, और क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ज़रा दिन पहले आता है, वहाँ पे बाद में आता है, लेकिन आपको अगले एक आधे दिन में वहाँ पे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप में और कमला हैरिस में बहुत सख्त मुकाबला है, बड़ा टफ कंपटीशन है ये। और डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे बड़े लंबे अरसे तक। अगस्त में वो बहुत आगे रहे, सितंबर में जो हैरिस हैं वो निकली थोड़ा सा आगे आई, लेकिन अक्टूबर के आखिर तक डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा बहुत सारा जो फासला है वो कवर कर लिया था। लेकिन अभी भी जो स्विंग स्टेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वहां पे क्लियर है कि ये वाले जो इनकी स्टेट्स हैं यहां से डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, और ये कुछ स्टेट्स हैं जहां से जो है वो जो बाइडन की पार्टी या कमला हैरिस की पार्टी जीतेगी। अब डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन्स की अपनी अपनी स्टेट्स हैं, लेकिन इस इंतखाबी नतीजे का जो पूरा मंजरनामा आपके सामने आएगा और जो फैसला आपके सामने मौजूद होगा वो कुछ स्विंग स्टेट्स हैं। वहां पता चलेगा कि जो वहां से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा वो अमेरिकी सदर बन जाएगा। अभी चीजें जो है इसके लिए कहना कुछ कबल वक्त है, थोड़ी सी वोटिंग शोटिंग हो जाए तो अगले वीलॉग में आपको मैं चीजें बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा आगे चल रहे थे जितने भी सर्वेज आ रहे थे, लेकिन कुछ सर्वेज ऐसे हैं जिनमें कमला हैरिस को आगे दिखाया जा रहा है। इसकी वजह है, देखिए, अगर आप अमेरिका को दो हिस्सों में डिवाइड करें ना, तो एक अमेरिका वो है जो रवायती अमेरिका है, इसमें अमेरिका का रकबा भी ज्यादा है, आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन ये अमेरिका के वो इलाके हैं जो थोड़े से इस तरह के एरिया थे जो उतने कमर्शियल नहीं है या उतने जदीद नहीं है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन्स बड़े तगड़े हैं। लेकिन जब आप आ जाते हैं बड़े शहरों में, जैसा कि न्यूयॉर्क है, जैसा कि वाशिंगटन है, इस तरह बहुत सारे बड़े शहर हैं अमेरिका में, तो यहां पे आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त किस्म का यहां पे सरमायादाराना निजाम है। सारी एडवर्टीजमेंट यहां से जनरेट होती है, पैसा जो है वो यहां पे ज्यादा सर्कुलेट होता है, तो यहां पे डेमोक्रेट्स तगड़े हैं। अब जहां पे पैसा है वहां पे डेमोक्रेट्स तगड़े हैं, तो इसका मतलब फिर यह है कि मीडिया को तो पैसा चाहिए होता है, और मीडिया का पूरा बिजनेस जो है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर चलता है। तो क्योंकि सारा कमर्शियल एरिया जो है वो डेमोक्रेट्स के हैं, तो इसलिए मीडिया हमेशा डेमोक्रेट्स को आपको नजर आएगा ज्यादा सपोर्ट करता रहेगा और रिपब्लिकन्स को कम सपोर्ट करता रहेगा। उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो कमर्शियल अपने अपने इंटरेस्ट है, उसके मफादात हैं इनके। तो वहां पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उनके वो कमर्शियल एरियाज नहीं है जहां पे वो ज्यादा मकबूल है। लेकिन ओवरऑल जितनी भी अब तक सर्वेज आए उनमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत टफ कैंडिडेट है, और बहुत मुमकिन है कि वो अगले 24-48 घंटों के अंदर क्लियर हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकी अगले सदर बन रहे हैं। हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये ना भी हो। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खबर है, और ये इतनी बड़ी खबर है, यानी इन्होंने 9 मिनट के अंदर 6 बिल पास करवा लिए। आर्मी चीफ समेत जितने भी सर्विसेज चीफ हैं उन सबकी मुद्दत मुलाजमत 3 के बजाय 5 साल होगी। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो आर्मी चीफ है उन्होंने 2025 में रिटायर होना था, तो अब वो 2027 में रिटायर होंगे अगर ये कानून जो है उसको चैलेंज ना किया गया या अदालत ने इसके रास्ते में बंद ना बांधा, तो फिर वो 2027 में रिटायर होंगे। तो ये जितने भी अब कानून पास किए जा रहे हैं, अगर ये मामला जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में तो नतीजा कुछ और आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नतीजा कुछ और आएगा, लेकिन अगर आईनी बेंच में जाएंगे तो नतीजा कुछ और आ सकता है। यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि देखें, बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपको देने वाला हूं। यह खबर हसनात मलिक साहब लेकर आए थे, मुतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने इसको ब्रेक किया था। इसके कुछ पहलू हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको काफी दिनों से कह रहा हूं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस बात का इंतजार कीजिए कि वो बड़े मामलात जिसके साथ पूरे पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं उन मामलात पे क्या ओपिनियन लेते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बार बार कह रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के जनाब, इनकी ये बात मान लो, उनकी ये मान लो, इनको कमेटी में डाल दो, उनको निकाल दो, उनको उसमें ना बुलाओ, इजलास में इनको, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें थी। खदीजा शाह को बुला लिया कैदियों के हवाले से, एक बंदा नून लीग का शामिल कर दिया आज चीमा, एक बंदा पीटीआई का शामिल कर दिया खदीजा शाह। ये कुछ ऐसी चीजें थी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, आपने इंतजामी किस्म के मामला है, इन पर आप फैसला नहीं कर सकते कि इस वक्त जो नए चीफ जस्टिस आए हैं इंसाफ की फराहमी में वो जस्टिस कादी फायद ईसा जैसे हैं, जस्टिस उमर ता बंदयाल जैसे हैं, या वो एक बेहतर चीफ जस्टिस है। ये तो आपको पता चलेगा जब वो उनके फैसले सामने आएंगे। अभी एक बहुत बड़ी चीज सामने है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में हसनात मलिक साहब ने बताया कि जुमेरात के दिन होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मीटिंग। अब ये जो मीटिंग होती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक होती है। ये वो एक्ट है जो हुकूमत ने बनाकर रखा हुआ है, ना सिर्फ हुकूमत ने बनाया हुआ है बल्कि इस एक्ट में एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम भी कर दी थी। आप उस तरमीम को भी शामिल करते हैं। इसी एक्ट के तहत जुमेरात वाले दिन एक मीटिंग हुई थी जिसमें बाइकआउट कर दिया था मंसूर अली शाह साहब ने। जब कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस थे तो चीफ जस्टिस ने क्या किया था कि 2 ही जज बैठ गए और बैठ के उन्होंने बेंच बना के और काम कर दिया, इख्तियार को इस्तेमाल कर दिया। इस एक्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि अगर चीफ जस्टिस भी कमेटी के इजलास में शिरकत ना करे तो दूसरे 2 जजेस कमेटी के इजलास में बैठ के फैसला कर सकते हैं। अब हुआ यह कि जुमेरात को 31 तारीख थी, 31 अक्टूबर, तो दोनों जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिनको कमेटी में खुद शामिल किया है और खुद बताया जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने, उन दोनों जज साहिबान ने राब्ता किया जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से और उन्होंने कहा जी कि कमेटी का इजलास है आ जाए। तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो उस कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए, लेकिन वो इजलास फिर भी हुआ, वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे और उन दोनों जजेस ने उस कमेटी के मिनट्स जारी करने का भी हुक्म दिया।
ये डायरेक्शन दी कि इसके मिनट्स को जारी किया जाए। और उसके अंदर यह फैसला किया गया उस कमेटी में कि जितनी भी आईनी पिटीशंस आई है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जितनी दरखास्तें आई हैं इन सबको इकट्ठा करके 4 तारीख बरोज सोमवार यानी पीर वाले दिन 4 तारीख को यानी कल जो दिन गुजर गया है इन सबको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट यानी तमाम जजेस बैठकर इस केस को सुने। तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने यह फैसला कर दिया और डायरेक्शन जारी कर दी, फैसले को जारी भी कर दिया जाए और कॉज लिस्ट के अंदर बाकायदा डाल दिया जाए कि यह केस फुल कोर्ट सुनेगा और 4 तारीख को सुनेगा। यह हो गया जनाब फैसला। अब होना तो यह चाहिए था उसूल के मुताबिक, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कि कॉज लिस्ट भी जारी होती, इसके मिनट्स भी जारी किए जाते और यह फैसला इसके ऊपर अमल दरामद होता। लेकिन हुआ यह कि सबसे पहले तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब उसके अंदर बैठे नहीं, कमेटी में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसमें वो नहीं बैठे। नंबर 2 काम यह हुआ कि इसके मिनट्स भी जारी नहीं किए गए अदालती अमले की जानिब से। नंबर 3 काम यह हुआ कि जो बेंच बनाने का हुक्म दिया गया था उस कमेटी की जानिब से वो बेंच भी नहीं बनाया गया। और जो चौथा काम हुआ वो ज्यादा खतरनाक है, वो यह हुआ कि इससे पहले कि यह कमेटी बैठती या इससे पहले कि एक फुल कोर्ट बैठकर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर केस को सुनता और यह फैसला करता कि आया यह तरमीम ठीक हुई है या गलत हुई है। अगर यह तरमीम गलत हुई है तो कलअदम होकर खत्म हो जाती, अगर यह तरमीम ठीक हुई है तो फिर यह तरमीम अपनी जगह पे मौजूद रहती। अब इससे पहले फौरी तौर पे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला लिया। देखिए, जुडिशियल कमीशन का इजलास जब बुला लिया जाएगा तो फिर क्या बनेगा? आईनी बेंच। हुकूमत अपनी मर्जी का आईनी बेंच बना देगी। जब हुकूमत अपनी मर्जी का आईनी बेंच बना देगी तो हुकूमत की कोशिश होगी कि उसके बाद जितने कानून बनाए जाए, चाहे वो सही है या गलत है, आईनी तरमीम का मामला हो सही है या गलत है, तमाम चीजें उस बेंच के पास भेजी जाए, क्योंकि वो बेंच हुकूमत ने अपनी मर्जी का बनाया हुआ है। लिहाजा वो तमाम चीजें हुकूमत की मर्जी के बेंच में चैलेंज होंगी। मिसाल के तौर पर ये जो आर्मी चीफ की तौसीह वाला मामला है या बाकी सर्विसेज चीफ जो है उनकी तौसीह वाला मामला है, इसको कोई जाके चैलेंज करना चाहता है, इस वक्त तक चैलेंज करेगा तो ये जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो सकता है। अगर आईनी तरमीम को चैलेंज करेगा फिर तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसको चैलेंज करता है तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन बाद में ये आईनी बेंच के पास जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि बजाय इसके, ये इससे आप अखज कर सकते हैं, सारे कोर्ट रिपोर्टर्स भी यही कह रहे हैं कि एक्चुअली याह्या अफरीदी साहब ने यह किया कि वो ये चाह रहे हैं कि इससे पहले कि 26वीं आईनी तरमीम का तनाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाए, उससे पहले आईनी बेंच बना दिया जाए ताकि सारा मामला उधर चला जाए। और ये जो आईनी तरमीम की गई है, अब पहले आप ये देख लें कि इसके बाद हुआ क्या। एक तो जो जज साहिबान है उन्होंने अफसोस का इजहार किया, फिर दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा है, उन दोनों जज साहिबान ने एक खत लिखा जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को। और खत के अंदर दोनों जज साहिबान ने कहा कि जी उन्हें बहुत अफसोस हुआ इस बात के ऊपर और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इस बात के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने यह मुतालबा भी किया और इस उम्मीद का इजहार भी किया कि जो बेंच बनाने के लिए हमने कहा है वो बेंच इसी हफ्ते में बन जाएगा और इसी हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितने केसेस हैं वो सारे फुल कोर्ट के अंदर सुने जाएंगे। ये उन्होंने मुतालबा भी कर दिया कि इसी हफ्ते ये किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये शिकवा भी किया कि जनाब ना तो कॉज लिस्ट जारी की गई, साथ ही उन्होंने ये शिकवा किया कि ना ही मिनट्स जारी किए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के। तो ये जनाब एक पूरा खेल हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब जब कादी फायद ईसा साहब को या निजाम को जरूरत होती है तो 2 जजेस मिलकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग बुला के बेंच बना के और कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन जब निजाम की जरूरत नहीं होती और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो सिस्टम के साथ ऐसा लगता है खड़े हो गए हैं, तो 2 जजेस बैठते हैं, सेम एक्टिविटी होती है लेकिन कानूनी तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। ये निजाम इस लेवल तक कभी नंगा नहीं हुआ था जिस लेवल तक अब नंगा हो गया है। और यहां से आगे वकला को यह बात समझ आ जानी चाहिए कि खेल हो क्या रहा है। अदलिया और उसकी आजादी पूरी तरह से खतरे में है। हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस लाना चाहती है, यानी 12 जजेस कर दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये जो नई कानून साजी की गई है इसको चैलेंज कैसे किया जाएगा? ये फिर आईनी अदालत में चला जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 34 जजेस कर दिए गए हैं। और एक और तब्दीली भी की गई है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है इसमें चीफ जस्टिस होगा, एक सीनियर तरीन जज होगा और एक इसके अंदर डाला जाएगा जो आईनी अदालत का सीनियर जज होगा, वो इसमें डाला जाएगा, ताकि ये जो 3 जजेस होंगे इसमें फिर मुनीब अख्तर साहब को बाहर कर दिया गया। यानी ये निजाम जो है मुनीब अख्तर साहब को हर हाल में हर चीज में बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। और मजे की बात देखें, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब एक ऐसे जज हैं कि इनके बारे में आज तक कोई नेगेटिव चीज पूरा निजाम मिलकर नहीं ढूंढ सका, ना उन्हें ब्लैकमेल कर सका, ना उन्हें खौफजदा कर सका। और उनकी जो काबिलियत है बतौर जज, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लोग जाते हैं और जाकर जो केसेस सुनते हैं वो लोग अपने मुंह से बताते हैं कि जनाब अगर काबिलियत के अंदर कोई जजेस है तो उनमें अगर टॉप के ऊपर आप 3 जजेस निकालें तो उनमें एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी ऐसे जज हैं जो बहुत टॉप के जज हैं। अब है नाज़रीन इस बात की तरफ कि ये जो 6 तरमीमें पास कर ली हैं कानून के अंदर हुकूमत ने, ये 9 मिनट के अंदर टोटल कार्रवाई डाली है। यानी जब आप कानून तब्दील करते हैं ना तो आप पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, आप बताते हैं, वजीर खड़ा होता है, खड़ा होकर बताता है कि ये कानून हम तब्दील करना चाह रहे हैं, आइए इसके ऊपर बहस कर लेते हैं। फिर पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस होती है, अपोजिशन अपनी बात करती है, हुकूमत अपनी बात करती है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं और फिर उसके बाद स्पीकर राय ले लेता है कि ज्यादा लोग जिस तरफ होंगे वो कानून बन जाता है। लेकिन यहां पे 9 मिनट के अंदर
इतने सारे कानून पास कर दिए और ये जो सर्विसेज चीफ्स की एक्सटेंशन वाला मामला है, इसी के ऊपर सबका जोर है और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा बात भी इस पे हो रही है। क्योंकि देखिए, सब लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है या सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो किसी वजीर आजम की तैनाती नहीं होता, वो किसी सदर की तैनाती भी नहीं होता, वो किसी चीफ जस्टिस की तैनाती भी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट पाकिस्तान में होता है आर्मी चीफ की तैनाती और उनकी एक्सटेंशन का मामला। तो अब जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तकरीबन 13 महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले उनको 2 साल की मजीद एक्सटेंशन जो है वो मिल गई है। तो अब ऐसा है कि वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे और ये सिर्फ उनके लिए नहीं हुआ, ये बाकी सर्विसेज चीफ्स को भी ये सहूलत दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे, हम अदालत में भी जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठ जाता और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस मजबूर करते हैं कि जनाब फुल कोर्ट बिठा के इंसाफ के मुताबिक फैसला करें और आईनी तरमीम के ऊपर पहले डिस्कस कर लें, और अगर आईनी तरमीम ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आईनी तरमीम ठीक नहीं है तो यह निजाम कैसे चलेगा? अगर तो ये हो जाता है तो फिर तो मामला किसी और तरफ जाएंगे, और अगर ये नहीं हो जाता तो नाज़रीन चंद चीजें तो मैं बहुत आपको क्लियरली कर दूं कि जो कुछ भी इस हुकूमत ने मैक्सिमम करना था वो इन्होंने कर दिया। आर्मी चीफ की तौसीक करनी थी, हो गई। जस्टिस मंसूर शाह साहब को रोकना था, रोक लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को इख्तियारात देने थे, वो दे दिए गए। 3 महीने तक जिस बंदे को अगवा कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए। मुनीब अख्तर साहब का पता साफ करना था, वो कर दिया गया। जस्टिस मंसूर शाह साहब को रस्ते से हटाना था, वो हटा लिया गया। इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखना था, तब से अब तक रखा हुआ है। उन्हें फौजी अदालतों के हवाले करना है, आने वाले दिनों में ये कर पाएंगे। आईनी अदालतें बनाकर अपने हर आइन को और गलत कानून को तहफ्फुज देना है, वो भी इनका काम हो गया है। अगर ये सारी चीजें हो गई हैं तो फिर इस निजाम के अंदर रहते हुए किसी किस्म की भी जद्दोजहद या उम्मीद रखना ये फिर फजूल हो जाएगा मेरी दानिश में। यानी इस निजाम के अंदर रहते हुए, निजाम के अंदर रहते हुए जद्दोजहद पता कब करते हैं? अब तब करते हैं जब कम से कम एक चीज आपके पास होती है। वैसे तो माशरों में लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती है ना, माशरे इखलाकियात की बुनियाद पे भी खड़े होते हैं, माशरों के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, आजादी इज़हार राय होती है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जो कम से कम हो सकता है ना, जो कम से कम हो सकता है कि आप निजाम में रहकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या निजाम में रहकर बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम जो सहूलत आपको मैसर होनी चाहिए वो होनी चाहिए अदलिया की आजादी और वहां से इंसाफ का हुसूल। जब तक आपको अदालत इंसाफ देती रहती है, आप निजाम के अंदर रह के निजाम के साथ चिमटे रहते हैं, उसी निजाम में आप टकरे मारते रहते हैं कि इंसाफ मिलेगा, ये दरवाजा खुलेगा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन जब लोगों को यकीन हो जाता है ना कि अब अदलिया से किसी किस्म की इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो फिर लोग मुतबादल तरीके ढूंढते हैं, लोग एहतजाज करते हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे और बहुत सारे मुल्कों में माजी में होता रहा है, बहुत सारे मुल्कों में माजी में हुआ। और जिन मुल्कों में हुआ, अजीब बात यह है कि वो सारे मुल्क जब उस सिचुएशन से निकले तो बहुत तेजी से उन्होंने ऊपर की जानिब सफर किया, उन्होंने बड़ी तेजी से सफर किया और तरक्की की। तो पाकिस्तानियों के लिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। पाकिस्तानियों को यह देखना पड़ेगा कि क्या उनके पास उम्मीद बाकी है कि इस सिस्टम के अंदर उन्हें इंसाफ मिलेगा। अगर यह सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है और अदलिया के अंदर से किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर पाकिस्तानियों को मुतबादल रास्ते की तरफ जाना पड़ेगा। उन्हें वो रास्ता चुनना पड़ेगा जिसके बारे में सलमान अकरम राजा साहब या इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं। मुराद सईद भी उसके बारे में ट्वीट्स करते रहते हैं। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बाहर रहनुमा मौजूद है वो भी ये बात करते हैं, जो मुल्क के अंदर वो भी ये बात करते हैं कि फाइनली आपको सड़कों पे आना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानियों को सड़कों पर आकर इस जालिमाना निजाम को शिकस्त देनी पड़ेगी। फिर ये रास्ता बाकी बच जाता है, इसके अलावा फिर कोई और रास्ता रहता नहीं है। अब अमेरिकी इलेक्शन में वैसे मैं ज्यादा ज्यादा बताऊं, पाकिस्तानियों को कभी इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी दिलचस्पी अब है पाकिस्तानियों को। देखिए, उसकी एक वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पाकिस्तानियों को यह लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ बात करेगा या खड़ा होगा। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते या डेमोक्रेट्स जीते, फर्क कोई नहीं पड़ता। जो कौम या जो लोग अपने हक के लिए खुद नहीं खड़े हो सकते ना, उनके लिए कोई बाहर वाला खड़ा नहीं होता, और अगर खड़ा होता भी है ना तो उसके खड़े होने की कोई औकात नहीं होती। जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, बाहर वाले जो मर्जी करते रहे, वो पाकिस्तानियों की किस्मत नहीं बदल सकते। आपकी किस्मत तभी बदलेगी जब आप ये फैसला करेंगे कि आपने अपनी किस्मत बदलनी है और आपने अपने फैसले खुद करने हैं। हर चीज की एक कीमत होती है, अगर आप वो चुकाने के लिए तैयार है तो फिर आपको किसी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।